हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग लग गई है। तो ये आंसर था इसका, स्लेवरी, ई स्टेट, कास्ट, ई स्टेट सिस्टम, कास्ट और सोशल क्लास। ठीक है, असर्शन रीजन है ये। अर्बनाइजेशन इनवेरिएबली leads to the breakdown of traditional family structure because urban living demands nuclear family setups due to space and economic constraints. इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे सभी एग्जाम में। अब ये होगा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी जितने भी पेपर जो लोग देने जा रहे हैं उसमें ऐसे ही हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बनाए हुए। ठीक है, ए बताया है सारिका ने। ये सही होगा। ये सर हिंदी दिखा दीजिए। मैं हिंदी दिखा देता हूँ उसका। शहरीकरण से पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि शहरी जीवन में स्थान और आर्थिक बाधाओं के कारण एकल परिवार की स्थापना की आवश्यकता होती। हाँ सर, एक ही लगा दीजिए। ओके, ए ही है। तो ठीक है, ए को लगाते हैं। तान्या, आपको भी ए ही लग रहा यस सर। है? बट ए इज नॉट राइट हियर। मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन अब बनेंगे आपके सामने। ठीक है, सर सी होगा। ओके, सी को ही लगाते हैं। सी भी सही नहीं है। डी होगा तब। डी होगा फिर, ए होना चाहिए। बी सही है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने बी को क्यों सही करा है। देखिए, दिया हुआ है कि इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन है, तो इंग्लिश में ही करते हैं। अर्बनाइजेशन इनवेरिएबली लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। ये तो सही है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अर्बनाइजेशन ने पुराने ढांचे को तोड़ करके नया ढांचा क्रिएट कर दिया है समाज में, और ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर अब हमको नहीं दिखता है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, जो एक साथ रहने वाली एक प्रथाएं चला करती थी, तो वो सारी चीजें सब टूट चुकी। लेकिन कारण बताया है, अर्बन लिविंग डिमांड्स न्यूक्लियर फैमिली सेटअप ड्यू टू स्पेस एंड इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। अब अर्बन लिविंग जो है डिमांड तो करती है न्यूक्लियर फैमिली सेटअप को, यहां तक तो सही है, लेकिन स्पेस और इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट पे नहीं। मतलब अर्बन लिविंग जो है, न्यूक्लियर फैमिली जो सेटअप हुआ है, वो बिकॉज ऑफ स्पेस हो सकता है, उसमें एक कारण हो, इकोनॉमिक भी एक कारण हो, परंतु पूर्ण रूप से यही कारण है ये ऐसा नहीं है। उसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा कारण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फैमिली का एक्सटेंशन हो गया, अर्बन सेटिंग हो गई। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन लिविंग डिमांड्स द न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। ओके, सो ये चीजें
सिर्फ इस पे निर्भर नहीं है कि स्पेस कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इंसान को दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे जब वो काम करने जाता है तो अपनी फैमिली को उसको छोड़ के जाना पड़ता है, और वहां पे जाकर के वो नया रूम लेता है, फिर अपनी फैमिली सेट करता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, आप वहां पे मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज को रहते हुए देखेंगे, जो कि अपने गांव से, अपने रूरल एरियाज से निकल करके वहां पे काम करने के लिए बस गए हैं। और अब उन्होंने सारे मॉडर्न कल्चर और सभी चीजों को अपना लिया है, और एक न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो चुके हैं। दैट इज वाई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द न्यूअर ट्राइब एज स्टडीड बाय द ई इवान प्रिचार्ड। इवान प्रिचार्ड ने न्यूअर ट्राइब की स्टडी करी थी, उसके आपको फीचर्स बताने। सर हिंदी दिखा दीजिएगा इसमें। हम्म। ओके। ई इवान्स प्रिचार्ड द्वारा अध्ययन के अनुसार न्यूआर्ड जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? सर सी लग रहा है ऑप्शन। ओके। क्योंकि काफी एकदम से ये क्वेश्चन आ गया है, वैसे तो न्यूअर जनजाति के ऊपर आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, मतलब इधर तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना नहीं था। सर बी लग रहा है, वो डी लग रहा है मुझे। सर ओके। मुझे हाँ। मुझे सी लग रहा है। ओके। तो अलग अलग आंसर आ गए हैं, बी, सी और डी। ओके। तो पहले बी को लगाते हैं। बी तो सही नहीं है, ठीक है। अब डी को लगाते हैं। डी सही है, ठीक है। तो इसमें आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, ठीक है, न्यूअर ट्राइब। तो उसमें पहला कैटल बेस्ड इकोनॉमी, ये सही है, ठीक है। यानी कि जो न्यूअर ट्राइब है वो पैस्टोरल ट्राइब है, यानी कि वो वही पशुपालन और पशु को चरवाहा टाइप वो ट्राइब है, मतलब उस पे निर्भर है। तो इसलिए इनका जो पहला हो जाएगा वो कैटल बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगा, यानी मवेशियों को पालना पोसना और उनसे जो है दुग्ध उत्पादन और बाकी सारी चीजें करके अपना जो है इकोनॉमी, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से ये चीजों को करते होंगे। तो पहला तो सही है। दूसरा, दे फॉलो द सेगमेंट्री लीनेज सिस्टम। ये सेगमेंट्री लीनेज सिस्टम फॉलो करते हैं, वेयर किनशिप टाइज स्ट्रक्चर पॉलिटिकल एंड द सोशल रिलेशनशिप, नॉट अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। इनमें कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट टाइप जैसी चीज नहीं होती है, बल्कि एक सेगमेंट्री लीनेज सिस्टम होता है, जिसमें जो संबंध होते हैं, जो नातेदारी व्यवस्था होती है, वो आर्थिक ना हो करके बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं। ओके। पांचवा ऑप्शन इसका सही था, ठीक है। Rituals involving cattle sacrifice play a key role in religious and communal ceremonies among the newer। इसमें कैटल का सेक्रीफाइस भी एक रिचुअल ये लोग करते हैं, बलि जिसको कहते हैं वो देते हैं, और वो एक धार्मिक एवं जो है कम्युनल सेरेमनी के रूप में, ठीक है, जो है न्यू ईयर के बीच में फॉलो होता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मेजर लेबर लॉज इन इंडिया इन chronological order of their enactment।
हाँ, एआई वाले हम क्वेश्चंस करवाने वाले थे, एक मिनट रुकिए। आप इसका आंसर खोजने की कोशिश करें, बाकी मैं एक मिनट एआई वाला ऑन करता हूँ, रुकिए। ओके, देखिए डीपी मुखर्जी के तो नहीं क्वेश्चन है, हाँ योगेंद्रा सिंह के बनाए हैं उसने, तो वो कर लेंगे एआई वाले, ठीक है। योगेंद्रा सिंह बहुत इंपॉर्टेंट मतलब थिंकर है, इंडियन थिंकर में से, और यूजीसी नेट जीआरएफ में तो मतलब बहुत, इवन अंतरा मैम ने तो एक बार अपने किसी एक लेक्चर में कहा था कि अगर जब भी आपको किसी इंडियन थिंकर के क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो योगेंद्र सिंह को ही आप टिक करके आ जाना, इतना मतलब भरोसा रहता है कि योगेंद्र सिंह ही आंसर होगा। तो योगेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट थिंकर है, ठीक है। खैर उनके क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा सर ए लग रहा है। है? ओके, कर दीजिए सर। हाँ इसको हम कर दे रहे हैं, और इसको आप लिख लेना, चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत चलन में है तो आने के, ठीक है, तो इसका सर सही है, ठीक है। हाँ, हम्म तो ये सही हो गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो थी वो 1947, यानी भारत जब आजाद हुआ था उसी समय आई थी, और ये मैनेज करती है, रिजॉल्व करती है जो कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में होते हैं इंडस्ट्रीज में। फैक्ट्री एक्ट 1948 में उसके एक साल के बाद आई है, और उसी साल मिनिमम वेजेस एक्ट। अच्छा, एक बार शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हमने आपको सर हाँ, सर कैसे मतलब फर्स्ट सही है सेकंड सही है ना इसमें। अ, इसमें ये इंडस्ट्रियल वाला हाँ, ये हाँ जो ये गलत, दूसरा वाला 1947 में आएगा और ये शायद गलत दिया हुआ है। डिस्प्यूटेड। हाँ इसमें ये लिखा भी है फिर नीचे, वही मैं बोलने वाली थी। फिर मैं सोची कि कुछ गलत है क्या इसमें। नहीं, आप और सही ये कह रही हैं। तो सबसे लास्ट में ये वाला आएगा द कोड ऑफ वेजेस। ये मतलब 2017 18 19, कुछ करके। हाँ नहीं ऐसे ही 19 है। में, नहीं ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं, इसमें बी होना चाहिए, गलत आंसर है, क्योंकि खुद दे रखा एक्सप्लेनेशन में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आई है, और फिर कह रखा है कि मतलब पहला सही है, नहीं वो तो दूसरे नंबर पे है। और फैक्ट्री एक्ट, हाँ सही कह रही हैं आप, ठीक है, बी होगा, इसमें होगा तो मतलब बी सही होना चाहिए था। तो ठीक है, ये एरर है इनकी तरफ से, ठीक है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसे तो हम वीडियो डालेंगे ही, उसमें में से देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा ये एक्ट्स को, ठीक है। बाकी हम इसको फ्लैश कार्ड में भी इंक्लूड कर देंगे, और उसका आपको एक बार भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है। ओके, चलिए इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। ये मतलब मॉक टेस्ट को इतने ही क्वेश्चंस, एआई वाले क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, योगेंद्रा सिंह पे बने हुए, ठीक है। वेट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया अचानक से, फोन कॉल और उस पे कई तरह की चीजें, मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। अब उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, which statement best describe Yogendra Singh's methodological approach to sociology? सी लग रहा है। हम्म, सर मुझे डी लग रहा है।
अब देखिए हिंदी में तो है नहीं, ये इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब हिंदी में नहीं बना पा रहा है ये वैसे तो। अ, हाँ तो सारिका आपको क्या लग रहा है? आप अगर देख पा रही हो, अगर कर पा रही हो आंसर चूज कर पा रही हो, वैसे तो स्टूडेंट शायद आपके आ गए। हाँ सर, बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक। सर डी लग रहा है। ओके, तो डी को लगाते हैं, ठीक है, अगर नहीं सही होगा तो फिर तान्या जो चूज करिएगा। ठीक है, डी ही सही है इसमें। 1 मिनट में इसको छोटा कर देता है। ओके, इसमें वही पूछा था कि योगेंद्रा सिंह की मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू सोशियोलॉजी क्या मतलब कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है उस चीज को। तो योगेंद्रा सिंह की जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच थी वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और वो मल्टीपल थ्योरीज को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट तक ले जाते हैं, मतलब मल्टीपल थ्योरीज का प्रयोग करते हैं और एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। तो सिंह जो है एम्फेसाइज करते थे रिलेटिंग थ्योरीज टू कॉन्टेक्स्ट and construct a integrated approach that included structural functionalism, structuralist, historical and Marxist perspective। सारे perspective मतलब अलग अलग तरह के थ्योरीज का पर्सपेक्टिव का प्रयोग करके अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट का भी यूज किया था, स्ट्रक्चरलिस्ट का भी यूज किया था, हिस्टोरिकल का भी यूज किया है, और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का भी इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, in his critique of early studies on social stratification in India, what was the primary inadequacy योगेंद्रा सिंह आइडेंटिफाइड। अभी मैंने एक स्टूडेंट से भी बात करी थी जो हिस्ट्री का ही पेपर देकर के आए थे एआई वाला, वो कह रहे थे कि स्टेटमेंट ही बनाएगा वो, तो ऐसे ही बनाएगा जैसे ये बनी। ये एआई ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो आपका टाइम खर्च कराएंगे वहाँ एग्जाम में, बस यही इसका मेन पर्पस है, क्योंकि पढ़ने में समय ऑप्शन लगेगा और सी लग रहा है। हम्म। अब सोचिए 2 घंटे में, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें आपको, तो 30 और 90, ठीक है, 120 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो हाँ, तो सी वाला ठीक बताया है। है, हाँ सी कर दीजिए, वैसे सर मुझे ठीक लग रहा है। ओके ओके, नो नॉट सी, नॉट टी, ए इज द राइट आंसर हियर। In his critique early studies on social stratification in India, primary inadequacy Yogendra Singh identified। देखिए the Yogendra Singh exactly mostly um, he was using a multi-perspective, multi-theories as earlier in our question we have seen। The studies were largely impressionistic and devoid ऑफ अ थ्योरेटिकल पावर। एक तो ये लोग क्योंकि एआई से क्वेश्चन बना रहे तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जा रही है। सिंह नोटेड दैट मैनी स्टडीज operated at an impressionistic level, answering what and how but failing to generate a robust theory or hypothesis। सिंह जो है बहुत सारी स्टडीज को ऑपरेट कर रहे थे इम्प्रेसनेटिक लेवल पे, लेकिन ये आंसर करने में विफल थे कि व्हाट क्या और क्यों,
जो है कैसे हो रहा है जनरेट करने में, रॉबर्ट्स थ्योरी और हाइपोथेसिस के लेकर के। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े टाइप के बन गए। विच ऑफ योगेंद्र सिंह बुक is described as a critic of sociological tendency to prioritize becoming a science over examining its philosophical connection. Science over examining its philosophical connection. कौन सी ऐसी बुक थी मतलब योगेंद्र सिंह की जो समाजशास्त्रीय उस सिद्धांत को मतलब क्रिटिक करती है जो कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हैं साइंस को फिलोसफिकल कनेक्शन में। ठीक है, मतलब फिलॉसफी से ज्यादा साइंस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछना, वही सब मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। योगेंद्र सिंह बुक इज डिस्क्राइब्ड अ क्रिटिक ऑफ सोशियोलॉजी टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज बिकमिंग अ साइंस ओवर एग्जामिनिंग इट्स फिलोसफिकल कनेक्शन। योगेंद्र सिंह की आपको वो बुक का नाम बताना है जो ये मतलब कटाक्ष करती है कि सोशियोलॉजी की जो टेंडेंसी है वो साइंस से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब विज्ञान से ही, और उसी के थ्रू आप फिलोसफिकल कनेक्शन भी एग्जामिन कर सकते हैं। सर बी लग रहा है। इमेज ऑफ अ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 1984। ओके ओके, तानिया आपको क्या लगता है? बी बी। राइट है, ठीक है, यही बुक है, सही आप चूज कर पाए। दिस बुक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज टेकिंग द नोशन ऑफ अ मैन एज इट्स सेंट्रल फोकस। मैन को सेंट्रल फोकस में रखा जाता है इसमें, और काउंटर पोज किया जाता है टेंडेंसी टूवर्ड द इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस। और एक तरीके से सोशियोलॉजी को साइंस के तरीके से, विज्ञान की तरीके से समझने के, और उसके थ्रू जो है इंसान को समझने का प्रयास करने की कोशिश की जाती है। विद इन सिंग्स पैराडाइम for an integrated approach, which of the following is characterized as a heterogenetic source of change affecting the social structure at a macro level? इसके इन्होंने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिए योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ इलीट। ओके, राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर भी आप समझ पा रहे हैं। तो योगेंद्र सिंह का जो पैराडाइम का मतलब एक एक थ्योरी होता है, एक मतलब एक अपनी जो है अपनी आइडियोलॉजी होता है, उसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे थे। और वो जाहिर सी बात है कि जो प्रभुत्व समाज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इलीट क्लास है, वही कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, नए स्ट्रक्चर को बनाते हैं और मैक्रो लेवल पे चेंज लाते हैं, यानी बड़े स्तर पे जो चेंज आता है वो वहीं से आता है। तो ये चीजें हैं। According to Singh, typology of theoretical orientation in Indian sociology, the work of M.N. Srinivas, with its focus on concepts like Sanskritization and Westernization, is primarily associated with which orientation? तो सी होना चाहिए सर। स्ट्रक्चरल सी मुझे थ्योरेटिकल पता। ओरिएंटेशन। हाँ, तो हम इसी को लगाते हैं। अच्छा पूछा है इसने क्वेश्चन, ये एम एन श्रीनिवासन से लिंक करके पूछ रहा है। ओ
दैट इज नॉट राइट। आइए देख लेते हैं। इसने कल्चरल ओरिएंटेशन बताया है, कल्चरल लॉजिकल ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चरल थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन नहीं बताया है। पहले तो क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू सिंह टाइपोलॉजी ऑफ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन इन इंडियन सोशियोलॉजी, द वर्क ऑफ एमएन श्रीनिवास with its focus on concept like Sanskritization and westernization is primarily associated with which orientation? संस्कृतिकरण और वेस्टर्नाइजेशन किस एसोसिएटेड है किस ओरिएंटेशन से, ये सीधे सीधे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये कल्चरल ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ है। द सोर्स एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट कल्चरलॉजिकल ओरिएंटेशन begins with the work of Srinivas, and the concept like Sanskritization and Westernization are major concepts derived from this study. तो कल्चरलॉजिकल ओरिएंटेशन से ही संस्कृतिकरण और जो ये पाश्चात्य सभ्यता वाली चीजें आई यहाँ पे, तो ये चीजें वहीं से आई। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज योगेंद्र, एक मिनट ये बढ़ गया है। What is Yogendra Singh perspective on the relationship between caste and class in contemporary India? ये वैसे तो क्विज है और इसको ये क्रिएट कर रहे हैं, तो बना दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो है स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट। हाँ। लगेगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन चूज किया तान्या आपने? सी। हाँ सी, सर लगा दीजिए। कास्ट एंड क्लास, ओके, यस राइट। ठीक है, तो कास्ट एंड क्लास ऑपरेट एज अ डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप्स। योगेंद्र सिंह के हिसाब से कास्ट और क्लास ऑपरेट करती हैं दो डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल पे, स्ट्रेटिफिकेशन पे, एक डायलेक्टिकल प्रिंसिपल पे। ठीक है, और इंडियन सोशल सिस्टम में एक डायलेक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ठीक है, हाउ डिड योगेंद्र सिंह करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन? योगेंद्र सिंह ने कैसे करेक्टराइज किया था संस्कृतिकरण के प्रोसेस को? देखिए, इंडियन थिंकर आप यहीं से कवर कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन से ही ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा काफी चीजें, बाकी समरी पढ़ लीजिए तो उससे इंडियन थिंकर कवर हो जाएंगे। सर ए लग रहा है। ओके, यस सर ए मुझे भी लग रहा है। एक को ही लगाते हैं, यही सही है, क्योंकि संस्कृतिकरण वैसे भी उसी की डेफिनेशन दे रखी है, पोजिशनल चेंज होती है उसमें, स्ट्रक्चरल चेंज तो होता नहीं है, और यहाँ पे वही चीज मतलब दर्शाई जा रही है। The text states that Singh found the process is not merely a positional change but a strategy for those in lower echelon to challenge the status of those in higher echelon. ठीक है, implying a move within a existing structure. एक्लॉन शब्द का देखिए यूज किया, अब एआई तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा, लोअर और हायर क्लास नहीं यूज कर रहा है, एक्लॉन। ठीक है, से द बुक कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन 2000 is described as analyzing the impact of globalization and the telecommunication revolution on what primary aspects of society. जो बुक कल्चर चेंज इन इंडिया है, जिस आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें इम्पैक्ट दिखाया गया है ग्लोबलाइजेशन का, कि इम्पैक्ट क्या हुआ है भारत में, और टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो वही आपको बताना है कि क्या जो है इम्पैक्ट हुआ है क्या। सब बी लग रहा है। हाँ मुझे भी बी लग रहा है। आइए देखते हैं लगा करके, राइट है और ये सही है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट जो भारतीय समाज में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं कल्चरल आइडेंटिटीज के ऊपर पड़ा है। तो फॉर्म हुई हैं और क्रिस्टलाइज्ड भी हुई हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट लेवल पे भी गई हैं। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज, देयर इज लॉट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज नाउ इट इज। अकॉर्डिंग टू सिंह, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिंह एनालिसिस, social change in modern India has been characterized by two types of tendencies. One is a substantial change in the social structure without changing the core, and what is the other tendency? ये ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, और वही चीज वो मुझे बता भी रहे थे जो अभी पेपर दे करके आए हैं, जिनके सामने एआई के क्वेश्चन उनको मिले, उन्होंने कहा पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था, ने लंबे लंबे, वही ऐसे ही बना। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है। ओके, दूसरी टेंडेंसी पूछा है तो पहली तो इन्होंने बता ही रखी है, सब्सटेंशियल चेंज। ओके, आइए दूसरी लगाते हैं, सी चेंज, राइट है। पहले तो आपको लिख के दिया है, वन इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द कोर, कोर चेंज ना करते हुए सिर्फ सब्सटेंशियल चेंज सामाजिक संरचना में करना। दूसरा है अ सी चेंज इन द सब्जेक्टिव डोमेन और कॉन्सियस चेतनापूर्ण इंसानों के। तो ये डायरेक्टली योगेंद्रा सिंह के कोट से लिया गया है, 1993 में उन्होंने कोट किया था, और उसमें दो टेंडेंसीज की बात करी है, जिसमें से पहली तो एक सब्सटेंशियल टेंडेंसी है, सब्सटेंशियल चेंज है, दूसरा ये आपकी सी चेंज है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव डोमेन या कॉन्सियस ऑफ द पीपल की बात करी जा रही है। ठीक है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए। इन हिज बुक एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया 1977 में आई, सिंह ट्रीट्स मॉडर्नाइजेशन एज व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, एक मिनट, मैं फिर से, क्वेश्चन शो नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तान्या आपको? शिवांगी जी, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्वेश्चन क्लियर है कि अभी कुछ? सर क्लियर है। ओके ओके, हाँ। तो इन हिज बुक एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, सिंह ट्रीट मॉडर्नाइजेशन एज व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट? सर बी लग रहा है ऑप्शन। हाँ बी होगा। देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, एआई वाले जितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास, अगर मान लीजिए आते हैं अभी आगे, तो आप एक चीज समझ लो कि वो आप ऑलरेडी समझ जाओगे उसका आंसर ये होगा, लेकिन सेल्फ डाउट किए तो फिर गलत कर जाओ। हाँ, वहां पे थोड़ा लेथार्जिक हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाएगा, अगर एआई से बनाता है तो। वैसे तो मैं आपको बताऊं, नेट एक बार कर सकता है लेकिन यूपी पीसीएस नहीं करेगा ऐसा, यूपी पीसीएस अपने स्टैंडर्ड से ही चलेगा, और वो एआई से भी नहीं बनाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा सोचना मतलब वो है कि एआई से बनने वाले हैं क्वेश्चन। लेकिन हाँ, एआई वाले क्वेश्चन करने जरूर चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा से हमको पता भी चलता है। ठीक है, हाँ, दो क्वेश्चन गलत हुए, बाकी क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, इसमें तो पता तो चला कि एटलीस्ट कैसे मतलब बन रहे हैं क्वेश्चंस, क्या है। आज थोड़ा सा विघन आ गया, उस समय कॉल आ गई और उसके चक्कर में जो है काफी सारी चीजें थोड़ा से मतलब वो हो गई। ठीक है, तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो ओके तान्या, तो हमने जैसे कल मेरे पास एक मैसेज आया था उसी ग्रुप से, कोई एडवोकेट है, एडवोकेट आयुष, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका मुझे फॉर्म चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। तो शायद वो पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो आधार कार्ड और जो है फॉर्म उनको सेंड किया है, तो शायद पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं मंडे को। ठीक है,
तो ऐसा भी सब चल रहा है, ठीक है। और आपसे भी मांगा गया है आपका फॉर्म। नो सर, मेरे पास तो कोई भी अच्छा मैसेज अच्छा, नहीं आपके पास मैसेज नहीं आया था, कि मेरे पास उन्होंने मैसेज किया था तो मैंने दे दिया था अपना फॉर्म, और जो है अपना आधार कार्ड उनको दे दिया था। तो अब जो भी वो करना चाहें करें। खैर, देखिए ऐसा है कि मतलब चीजें जो भी चल रही हैं वो सही नहीं चल रही, और सही ना चलने की वजह से ही विरोध है, आक्रोश है, और ये जन आंदोलन इस तरीके से जो चल रहे हैं उसका ये एक मतलब चीज जो हमको देखने को मिल रही है वो है। समस्या यही है कि जैसे हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे अधिकार के लिए खड़ा कौन है, हमारे लिए कौन है वहां पे, ठीक है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे, जब तक हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि, और हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है, हम अपने जो हमारी नॉलेज है उसका प्रयोग करें, तो हमें समझ में क्लियर पिक्चर आ सकती है। अदरवाइज फिर क्या है, वो बनी बनाई जो पिक्चर दिखाई जा रही है वही आप देखते रहो, क्योंकि समाज को वही पिक्चर दिखाई जा रही है जो उसको देखनी है, ठीक है। तो ये चीज है। और जैसे काफी लोग ऐसा बोलते होंगे कि पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है, पॉलिटिक्स का असर पड़ता है भाई। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, जो भी पार्टियां हैं जो राज कर रही हैं, वो आप ही के दम पे तो राज कर रही हैं। मतलब वो उनका खुद का कुछ नहीं है, आप ही के वोट से, आपके ही मतलब जनाधार से वो जो है आज वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप राज करो, आप पॉलिटिक्स करो, आप जो भी करना है वहां करो, परंतु हमारे बारे में भी तो सोचो। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हैं, मेहनत करते हैं तो उस अनुसार प्राप्त करने की भी आशा रखते हैं। अन्याय नहीं चाहते अपने साथ, अपने साथ न्याय चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें एक सही दिशा मिले, सही मतलब समय पे एक अच्छा रोजगार मिले। एक अच्छा रोजगार अगर एक इंसान को समय पे प्राप्त हो जाता है तो उसकी जीवन में नई नई चीजें हो जाती, नई उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर एक समय पे नहीं हासिल हो पाता है तो जीवन जो है बहुत दुखदाई भी हो जाता है, फिर जीवन अच्छा नहीं लगता है। और फिर क्या होता है कि इंसान की लाइफ जो है बस चल रही होती है, सरवाइव कर रहा होता है वो। तो वही चीज है कि ये चीज समझनी चाहिए और एकजुट होकर के इसके पीछे मतलब कार्य करना चाहिए। मैं हमेशा मतलब लगभग 1 डेढ़ साल से इस चीज के ऊपर मैं मतलब बात करता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कि इस समय जैसे भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेड है वो यूथ है। Why? Because youth having the largest population this time in India. And why youth is exploited? Because youth is not टुगेदर। यूथ एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है, यूथ जो है एक दूसरे को गिराने के बारे में सोच रहा है। जब यूथ एक दूसरे के बारे में जात को हटा के, रिलीजन को हटा के, बाकी सारी अपनी जो पुरानी चीजें हैं जो उसके ऊपर थोप दी गई हैं उसको हटा करके, अपनी आइडेंटिटीज को हटा करके एक इंसानी रूप से अगर सोचेगा तो यूथ सफल हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यूथ ने अपने वही पुरानी आइडेंटिटीज बेस पे, बायस्ड बेस पे समाज को देखा, अपने लोगों को देखा, अपने साथ चल रहे बहन भाइयों को देखा, तो फिर जो है वो फिर वो चीज नहीं देख पाएगा जो वो झेल रहे हैं, जो वो स्वयं भी महसूस कर रहा है। इसलिए अगर उसको, मैंने वही कहा, रियल पिक्चर देखनी है, यानी रियलिटी, सोशल रियलिटी जिसको हम पढ़ते भी हैं समाज शास्त्र में, उसको देखना है अगर, तो उसको फिर अपने ऊपर से वो पर्दा हटाना पड़ेगा जो पुराने सब आइडेंटिटीज का लग रखा है, और फिर उसको रियल पिक्चर दिख जाएगी। जब किसी के साथ आघात होता है, जब किसी के साथ जो है धोखा होता है, तब उसको पता चलता है कि अरे मैं तो जिसके ऊपर विश्वास कर रहा था वो जो धोखेबाज निकला। यू अंडरस्टैंड दैट? तो वो चीजें हैं। और ये अगर सब लोग एकजुट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, यूथ से बड़ी पावर और कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। और यूथ को एकजुट होना ही पड़ेगा, उसके अपने भविष्य का सवाल है।
और सिर्फ उसके ही भविष्य का नहीं सवाल है, बल्कि सारे यूथ के भविष्य का सवाल है। आजकल का यूथ, मैंने वही कहा ना, कि एक दूसरे के प्रति नहीं सोचता है, मेरा भला हो जाए दूसरे का चाहे हो चाहे ना हो। नहीं, मैंने हमेशा, इसलिए जेआरएफ में भी जब अन्याय हुआ, पिछले 24 से ही अन्याय चालू है, तो मैंने यही कहा सभी स्टूडेंट से कि एकजुट रहिए। और अगर आपको सफलता हासिल भी हो जा रही है, तो उसको सफलता मत मानिए। आप तब तक नहीं सफल हैं जब तक सब लोग आपके साथ नहीं सफल होते। विन विन कंडीशन रखिए, क्योंकि जब हम सभी लोग जीतेंगे और जीतने की आशा रखेंगे, तो हम बहुत अच्छे से एक समाज का जो है क्रिएशन कर पाएंगे। अन्यथा आप सफल भी हो जाएं और समाज अच्छा तरीके से ना चले, तो उसका आपका विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर किस तरह के आप समाज में जीना चाह रहे हैं? ठीक है। तो प्रेशराइज्ड समाज में मत जिए, बल्कि खुल के जीने के लिए खुल के बोलना, खुल के जो है सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का जो आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज तो खैर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए, लेकिन जितने हुए मोर देन इनफ हैं। और जो है कल फिर मिलते हैं। कल सैटरडे है, तो कल खैर कल भी क्लास तो रहेगी ही। कल हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही, सोशियोलॉजी के जो हम क्वेश्चंस करते चले आए हैं। और जैसे कि मैं तानिया आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर आप पढ़ रही हैं। तो वो एचएन अध्ययन वाले मैराथन लेके आएंगे तभी देखेंगे करंट अफेयर्स। ओके ओके, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। अगर जैसे वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे पता चला था, एक पर्सन है तो वो पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि घटना सार आप ले सकती हैं 6 महीने की, अगर आप ले सकें तो। हालांकि वीडियोस अगर आप देख रही हैं किसी पर्टिकुलर चैनल की, तो देखते रहिए, उससे आप कवर अप कर ले जाइए। ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर वन में, मतलब 30 जो क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के, उसमें चांसेस हैं होने के। ठीक है। बाकी करंट का कह नहीं आजकल कोई सकते। भरोसा नहीं होता ना, जैसे यूपीएचएससी में इन्होंने 2023 का करंट पूछ लिया था। हम्म। ओके। हाँ, करंट का तो कोई इतना खास भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ यूपी पीसीएस में तो यही रहेगा कि उन लोग का अपना मतलब जो जीके वाला पार्ट है वो स्टैंडर्ड रहेगा, वो ऐसा छोटा वैसा नहीं रहेगा, और एग्जाम की तरह वो अच्छा खासा रहेगा जीके वाला पोर्शन। ठीक है। अच्छा खासा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें। खैर देखते हैं, की तरफ से जो भी तैयारी कर सकिए करिए। बाकी देखिए, पेपर दीजिए 31 तारीख को अगर होता है पेपर तो। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है कि मैं कौन सा पेपर दूं, तो अब देखते हैं क्या होता है। और मैं जैसे ज़्यादा चांसेस है कि बीएड का पेपर देने का मेरा वो है, क्योंकि अगर मेरे डेट थोड़ा सा आगे बढ़ जाती तो बढ़िया रहता, बाकी देखिए क्या होता है। हाँ, बस इसी उम्मीद में तो मैं भी हूँ कि शायद एक हफ्ता डेट बढ़ जाए, जून में हो जाए किसी तरीके से, तो काम कुछ बन सकता है अपना। क्योंकि हमारा, मुझे मतलब बीएड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मतलब जॉब पर्पस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि यूपी पीसीएस में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, और मतलब बहुत ही हाई फाई लोग इस समय लड़ रहे हैं आपसे। हालांकि ये डरने की नहीं, सच्चाई की बात है। और हाँ, वो बात तो सही है, और ये खतरनाक बात भी है। खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये जो बहुत बड़े बड़े, जैसे अभी कई नए स्कूल्स खुलने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है, सरकार ही खोलने वाली है। जैसे अटल जो अटल जी के नाम पे काफी स्कूल खुलने वाले हैं। और सुनने में आ रहा है, मतलब कुछ अलग टाइप्स के स्कूल खुलने वाले हैं ना वो, तो उसमें बीएड ही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर से कुछ कम है, 1 लाख तक सैलरी है। तो सैलरी भी अच्छी है, सब पर्क्स भी अच्छे हैं। सो देखते हैं। खैर तो ओके, ठीक है, कल मिलते हैं, और फिर कल जो है क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच।